अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन जो है ये बेसिकली एक ऐसी टर्म है जिसमें जो बोन टिश्यू होते हैं, हड्डियों के जो टिश्यू होते हैं, उनको हार्ड बनाया जाता है। अब उसमें इसका जो प्रोसेस है वो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं फीटस से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब फीटस की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो पहले 8 वीक यानी 2 माह तक फीटस की बॉडी में कोई बोन्स नहीं होती और बोन्स के बगैर ही स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है। लेकिन 8 वीक के बाद यानी 2 महीनों के बाद बोन की फॉर्मेशन का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले सिर्फ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जो है वो फीटस में मौजूद होता है और उसके बाद वो कार्टिलेज जो है उसको रिप्लेस करके बोन में तब्दील किया जाता है। तब से ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है और एडोलिसेंस में जाते हुए तकरीबन 21 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र तक ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑसिफिकेशन की टाइप्स कितनी हैं। तो बेसिकली ऑसिफिकेशन जो है, हार्डनिंग ऑफ बोन जो है, ये 2 तरह की होती है। एक होती है उसे हम कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस। इंट्रा मेम्ब्रेनस का लफ्ज़ी मतलब है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, मेम्ब्रेनस का मतलब होता है मेम्ब्रेन। और यहाँ पर हम जो मेम्ब्रेन है उसको हम कंसिडर करेंगे मीज़ेनकाइम से। और मीज़ेनकाइम जो है ये वो सेल्स हैं जहाँ पर स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं और वहाँ पर बोन की फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है। इंट्रामेम्ब्रेनस जो ऑसिफिकेशन है ये आम तौर पर हमारी बॉडी की उन हड्डियों में होती है, उन बोन्स में होती है जो फ्लैट होती हैं। जैसे हमारी स्कल की जो बोन्स हैं, फेशियल बोन्स हैं, और ये जो क्लेविकल है जिसे हंसली की हड्डी कहा जाता है, इसके अंदर ये बोन फॉर्मेशन का अमल या ऑसिफिकेशन का अमल जो है वो टेक्स प्लेस होता है। दूसरी जो टाइप है ऑसिफिकेशन की वो है एंडोकॉन्ड्रल। अगर हम उसके लफ्ज़ी मतलब को देखें तो एंडो का मतलब होता है विद इन और कॉन्ड्रल से मुराद है कार्टिलेज। तो यहाँ पर ये जो बोन फार्मेशन होगी, ऑसिफिकेशन होगी, वो कार्टिलेज को रिप्लेस करके की जाएगी। और ये जो फॉर्मेशन है ये आम तौर पर कार्टिलेजिनस बोन को बोन में कन्वर्ट करने के लिए, और बाज़ औक़ात जब हमारी हड्डियाँ फ्रैक्चर कर जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उनके दौरान, उस प्रोसेस में, हीलिंग प्रोसेस के दौरान ये जो ऑसिफिकेशन का प्रोसेस है ये टेक्स प्लेस होता है। तो हम दोनों प्रोसेसेस को बारी बारी जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम ऑसिफिकेशन की तरफ चलें, हमें आपको पता ही होगा, मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जो बोन फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो स्टेम सेल आ जाता है जिसकी बुनियाद ही से हड्डियाँ बनती हैं। अगर स्टेम सेल नहीं है तो देयर इज़ नो बोन फॉर्मेशन एट ऑल। उसके बाद फिर आपने पढ़ा हुआ है एक कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं जो कि कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स होते हैं। इस तरह से कॉन्ड्रोप्लास्ट्स होते हैं जो कि कार्टिलेज को डिज़ोल्व करते हैं। इसी तरह से कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं जो कि कार्टिलेज फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। इसी तरीके से ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो कि मैच्योर बोन सेल होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट्स होते हैं जो कि बोन को डिज़ोल्व करते हैं, और फिर ऑस्टियोब्लास्ट्स होते हैं जो बोन फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो इनका रोल जो है वो आप गूगल भी कर सकते हैं इंडिविजुअल सेल का, तो वहाँ से आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या मेरा लेक्चर जो है वो आप देख लें स्ट्रक्चर ऑफ बोन का, उसके अंदर मैंने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आइए हम वीडियो के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें हम इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये आमतौर पर उन हड्डियों में होता है जो फ्लैट होती हैं, जैसे क्लेविकल है, जैसे स्कल बोन्स हैं, जैसे फेशियल बोन्स हैं।
तो जब वो बोन डेवलप होने लगती है तो सबसे पहले मेरे पास जो है वो स्टेम सेल होगा। स्टेम सेल जो हैं ये मॉडिफाई होते हैं किस सेल में, इन सेल्स में, इन्हें हम कहते हैं MSC। MSC से मुराद है मीजनकाइम स्टेम सेल्स। ये जो मीजनकाइम स्टेम सेल्स होंगे दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ बोन, फ्लैट बोन। तो मैंने उनको स्टेप वाइज जो है वो लिखा हुआ है, साथ मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है आपकी आसानी के लिए। पहला स्टेप देखते हैं कि जो MSCs हैं यानी मीजनकाइम स्टेम सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं किस में, बोन बनाने वाले सेल। और आपको पता है बोन बनाने वाले सेल कौन से हैं, ऑस्टियोब्लास्ट्स। वो उसमें डायरेक्टली मॉडिफाई हो जाएंगे। अब याद रखिएगा कि यहाँ पर हर स्टेप जो है उसको एंजाइम्स और हार्मोन्स के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है। कुछ एंजाइम जो हैं वो पिट्यूटरी से आते हैं, कुछ थायराइड से आते हैं। इसके अलावा इसके वो मैंने एंजाइम्स और हार्मोन्स का यहाँ पे जिक्र नहीं किया, लेक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। तो स्टेम सेल जो हैं वो डिफरेंशिएट किस में हो रहे हैं, बोन फॉर्मिंग सेल, जो बोन को बनाएंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट्स एंड सेक्रीट मैट्रिक्स। अब ये जो सेल्स होंगे, जैसे देखें कोई भी स्ट्रक्चर बनना हो, कोई भी हड्डी बननी हो, कोई भी बोन बननी हो, सबसे पहले उसका मैट्रिक्स बनाया जाता है। मैट्रिक्स जो है ये बेसिकली ग्राउंड सब्सटेंस होता है और एक सांचा होता है जहाँ पर बोन ने बनना होता है, किस साइज़ की बननी है, किस शेप की बननी है, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले जो है वो डेवलप किया जाएगा। तो डिपेंड करता है टाइप ऑफ बोन के ऊपर। उसके बाद ये देखें ये जो स्टेम सेल्स हैं MSCs हैं, मीजनकाइमल स्टेम सेल्स हैं, वो ऑस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पर आपको वो ग्रीन कलर के जो सेल हैं वो नज़र आ रही हैं। उसके साथ साथ आपको ब्लू कलर में लाइनें नज़र आ रही हैं जो कि इसका मैट्रिक्स है, हड्डी का जो मैट्रिक्स है वो आपको नज़र आ रहा है। ये देखें बाकी जो हैं स्टेम सेल जो हैं वो भी यहाँ पर इर्द गिर्द जो हैं इसके मौजूद हैं और कुछ सेल जो हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट में तब्दील हो गए हैं। ये ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं ये मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स जो है वो उसमें कोलेजन प्रोटीन होती है, इसके अलावा कुछ मिनरल्स होते हैं जो इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। नंबर टू स्टेप में जब हम आते हैं तो वेस्कुलर इन ग्रोथ इन ऑसिफिकेशन कोर। अब ये वो जगह है जहाँ पर हड्डी बनने जा रही है और इस हिस्से में बाकी चीज़ें कैल्शियम प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटीन प्रोवाइड करने के लिए, मिनरल्स प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर वेस्कुलराइजेशन की जाती है, यानी ब्लड वेसल जो हैं यहाँ पर पेनिट्रेट करती हैं। तो यहाँ पर आपको रेड कलर की एक ब्लड वेसल नज़र आ रही है, ये रेड ब्लड कलर की वेसल नज़र आ रही है, ये रेड कलर की ब्लड वेसल नज़र आ रही है। तो मुख्तलिफ अक़साम की इर्द गिर्द से ब्लड वेसल जो हैं वो यहाँ पर पेनिट्रेट कर जाती हैं ताकि इस हिस्से को सप्लाई जो है वो की जा सके, न्यूट्रिएंट सप्लाई की जा सके, उसके अलावा मिनरल सप्लाई जो है वो यहाँ पे की जा सके। इसके अलावा यहाँ पर अभी आप देखें तो जो ब्लू कलर का है ये टाइप 1 कोलेजन जो कि प्रोटीन से बना हुआ मैट्रिक्स होता है वो भी डेवलप हो गया है। ग्रीन कलर के यहाँ पर आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ये बोन फॉर्मिंग सेल हैं। उसके बाद फिर जो मैट्रिक्स है उसकी मिनरलाइजेशन की जाती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑसिफिकेशन और चीज़ है और कैल्सिफिकेशन और चीज़ है। कैल्सिफिकेशन में सिर्फ कैल्शियम साल्ट जो हैं वो बोन्स में डिपॉजिट किए जाते हैं, जबकि मिनरलाइजेशन में ऑसिफिकेशन में बोन्स को हार्ड बनाया जाता है मुख्तलिफ मटीरियल्स के साथ, जिसमें फास्फेट आयन है, कैल्शियम आयन है, इसके अलावा बाकी जो मिनरल्स हैं उनको भी ऐड अप किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस जो है वो मौजूद है। तो यानी हो यहाँ पर ब्लड के ज़रिए मिनरल्स पहुँचाए जाएंगे और यहाँ पर बोन के स्ट्रक्चर को मिनरलाइज किया जाएगा, जो मैट्रिक्स है उसके अंदर मिनरल्स को डेवलप किया जाएगा, भरा जाएगा। जैसे जैसे ऑस्टियोब्लास्ट को मिनरल्स मिलेगा वो क्या करेंगे, वो ऑस्टियोब्लास्ट से ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया कि ऑस्टियोसाइट जो हैं ये मैच्योर बोन सेल होते हैं। अब नेक्स्ट इस कोर में आए जहाँ पर हड्डी बन रही है, तो ये जो साइडों पर ब्लड वेसल आपको नज़र आ रही हैं, इसके अलावा कुछ स्टेम सेल भी नज़र आ रही हैं। ये ग्रीन कलर के जो हैं ये ऑस्टियोब्लास्ट हैं। अब उसके सेंटर में अगर आप देखें तो रेड कलर के आपको सेल नज़र आ रही हैं, ये ऑस्टियोसाइट्स हैं। ये अब मैच्योर बोन सेल हो रही हैं और बनते चले जाएंगे और चारों अतराफ से बोन जो है उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये सेल बनते चले जाएंगे वैसे वैसे बोन का साइज़ भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा और बोन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी।
इसके अलावा इसके इर्द गिर्द जो है वो मिनरलाइज जो मैट्रिक्स है वो भी मौजूद होगा। इसी मिनरलाइज मैट्रिक्स के अंदर ऑस्टियोसाइट बनते चले जाएंगे और बोन जो है उसको बनाते चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हिस्से पर आ जाएंगे तो अब बोन जो होती है कोई भी हो वो सेंटर से स्पॉन्जी रखी जाती है, वहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट आते हैं और कुछ सेल्स को डिज़ोल्व कर देते हैं और बाहर से बोन जो है उसे कॉम्पैक्ट रखा जाता है और वहाँ पर जो है ऑस्टियोसाइट जो हैं वो ज़्यादा टाइटली जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें तो बोन के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक जो है स्पॉन्जी बोन बन चुकी है और साइडों पर यहाँ पर ऊपर और नीचे की तरफ पेरियोस्टियम बन चुकी है जो कि कॉम्पैक्ट बोन का हिस्सा है। तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे सैंडविच होता है, नीचे भी कॉम्पैक्ट बोन, ऊपर भी कॉम्पैक्ट बोन और दरमियान से थिन सी लेयर जो है वो स्पॉन्जी बोन की होगी और इस तरीके से बोन का स्ट्रक्चर जो है वो डिवेल्प हो जाएगा। अब इसमें क्योंकि सिर्फ मीज़ेनकाइम स्टेम सेल जो हैं वो बोन को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, इसलिए इस तरीके की ऑसिफिकेशन को हम इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन जो है वो कहते हैं। तो आई होप कि ये किसी हद तक जो है आपको इंट्रोडक्शन इसका क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं दूसरी टाइप की तरफ। दूसरी टाइप जो है इसकी भी डायग्राम मैंने ऑलरेडी जो है वो आपके सामने बना ली है और इसको हम कहते हैं एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। ये आमतौर पर हाइलिन कार्टिलेज जो है उसको बोन में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जब बेबी 8 वीक का हो जाता है उसके बाद उसकी बॉडी में कार्टिलेज जो है वो रिप्लेस करता है बोन को और आहिस्ता आहिस्ता बोन जो है वो बनती है। इसके अलावा क्या नाम है, बोन के फ्रैक्चर के दौरान भी ये इस तरीके की बोन जो है वो बनाई जाती है। तो एंडोकॉन्ड्रल विद इन कार्टिलेज, यहाँ पर भी कार्टिलेज के स्टेम सेल जो हैं वो कार्टिलेज में कन्वर्ट होंगे और फिर कार्टिलेज जो है वो रिप्लेस होगा और उसके बाद उसके अंदर बोन बनने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो है इसका एक मॉडल जिसे हम कार्टिलेज मॉडल कहते हैं कि हड्डी किस शेप की होगी, बाजू की लंबी हड्डी होगी, टांग की लंबी हड्डी होगी, किस हिस्से की हड्डी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, जिस तरीके की भी हड्डी होगी उस तरीके का उसका पहले मॉडल बना होगा जो कि कार्टिलेज पर मुश्तमिल होगा। और आपको पता है कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती और उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं और इसके बारे में, इसकी फॉर्मेशन के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ड्रोसाइट्स जो कि कार्टिलेज के सेल्स होते हैं ये एनलार्ज हो जाते हैं एंड डाई एज मैट्रिक्स कैल्सीफाइज। तो ये मेरे पास एक बोन नहीं बल्कि कार्टिलेज का एक मॉडल है जिसे कार्टिलेज मॉडल कहते हैं। इसके अंदर जो सेल्स हैं वो कार्टिलेज के हैं, वो जो सेल्स हैं वो बड़े होना शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे यहाँ पर कैल्सिफिकेशन का अमल होगा यानी कैल्शियम आयन जो हैं वो ऐड किए जाएंगे तो उनमें से बहुत सारे कार्टिलेज के सेल जो हैं वो डाई करना शुरू कर देंगे, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जो है वो चले जाते हैं जिसमें ऑस्टियोब्लास्ट्स कवर द शैफ्ट ऑफ द कार्टिलेज। तो यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट आपको पता है बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ये यहाँ पर माइग्रेट करवाए जाते हैं। तो ये देखें ये कार्टिलेज की शैफ्ट है, ये जो सेंटर वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये भी और ये भी, यहाँ पर आकर ये जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं ये हड्डी बनाने के अमल का आगाज़ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें ब्लैक के बिल्कुल नीचे आपको ग्रीन कलर का हिस्सा नज़र आ रहा है, ये बोन बन रही है शैफ्ट के साथ साथ। कौन बना रहा है, ऑस्टियोब्लास्ट। और ये देखें ये ऊपर भी ऐसे बन रहा है। इस तरीके से हड्डी बनने का अमल जो है वो शैफ्ट से स्टार्ट हो जाता है। सेंटर में अभी भी कॉन्ड्रोसाइट हैं, वो अभी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं, कार्टिलेज के अंदर मौजूद हैं और अभी इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। साथ ही यहाँ पर ब्लड वेसल जो हैं वो भी प्रोवाइड की जा रही हैं क्योंकि मुस्तकबिल में बोन के लिए जो मिनरल सप्लाई है वो यहाँ पर की जाएगी। अब यहाँ पर हम इस कार्टिलेज के दो हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्सा जो है ये इसकी ये कॉर्नर वाले हिस्से हैं दोनों साइडों पर, ये जो किनारे हैं इन्हें हम कहते हैं एपिफिसिस और ये जो सेंटर वाला हिस्सा होता है जो कि आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं डायाफिसिस। तो डायाफिसिस की जो शैफ्ट है उसके अंदर बोन के सेल जो हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट बना रहे हैं और वो काफ़ी हद तक बन चुके हैं जो कि आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं। तो ये बोन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ।
इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल जो हैं वो पेनिट्रेट कर जाती हैं कार्टिलेज को। जब तक कार्टिलेज होता है कोई ब्लड वेसल कार्टिलेज में पेनिट्रेट नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही बोन फॉर्मेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है तो ब्लड सप्लाई जो है वो आ जाती है। और देखें ये जो ब्लड वेसल है ये दाखिल हो रही है कार्टिलेज के अंदर, और उसके अंदर इसकी वेस्कुलराइजेशन हो गई है, इसकी जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर गई हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर एक कैविटी डेवलप हो जाती है जिसे मैरो कैविटी कहते हैं। यहाँ पर समझ लें बोन मैरो जो है वो मौजूद होता है। इस कैविटी को क्रिएट करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन डिज़ोल्विंग सेल हैं उनका बड़ा अहम किरदार होता है। वो कुछ कार्टिलेज के सेल को कुछ कांड्रो जो क्लास्ट होते हैं वो और कुछ ऑस्टियोक्लास्ट हैं, ये दोनों मिलकर बोन्स को डिज़ोल्व करते हैं, कार्टिलेज को डिज़ोल्व करते हैं, तो अंदर जो है वो कैविटी जो है वो डिवेल्प हो जाती है। और ये जो हिस्सा है जहाँ पर ब्लड सप्लाई मौजूद है, इस हिस्से को प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर का नाम दे दिया जाता है। ये जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर है यहाँ पर मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होगा और कार्टिलेज में ऑस्टियो साइट्स जो हैं वो बनाकर उनके अंदर मिनरल्स को डिपॉजिट किया जाएगा और इनको हड्डी को जो है वो हार्डन किया जाएगा और इसको मजबूत बनाया जाएगा। नंबर 4 स्टेप पे आते हैं तो कार्टिलेज इज़ रिप्लेस्ड बाय शैफ्ट ऑफ बोन। तो मैंने अभी आपको बताया है कि शैफ्ट के साथ हड्डी बनने का अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका था। अब वो चीज़ जो है वो अंदर भी दाखिल होना शुरू हो जाएगी और अंदर जो कार्टिलेज है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पर बोन सेल जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। कॉन्ड्रोसाइट जो हैं उनको डिज़ोल्व कर दिया जाएगा, उसकी जगह पर ऑस्टियोसाइट जो हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे। बोन बनाने के बाद फिर वो ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर देखें शैफ्ट के ऊपर जो है वो बोन बन चुकी है, ऊपर भी बन चुकी है, नीचे भी बन चुकी है। ब्लड कैपिलरीज जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। जो मैरो कैविटी है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुकी है। यहाँ पर कैल्सिफिकेशन का अमल भी हो रहा है। मिनरलाइजेशन भी जो है वो ब्लड के ज़रिए पहुँचाई जा रही है ताकि बोन को और ये जो बोन बनने का अमल है ये दोनों साइडों पर जारी रहता है, इधर भी जारी रहता है, इस तरह भी जारी रहता है। और बोन की जो मोटाई है 360 डिग्री पे वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। तो अगर उसके बाद हम आखिरी स्टेप पर आ जाएं, 5वें स्टेप पे आ जाएं, तो ब्लड वेसल जो हैं वो पेनिट्रेट कर चुकी हैं। उसके बाद वो ब्लड जो एपिफाइसिस के अंदर भी चली जाएंगी। अब ये वाला हिस्सा जो सेंटर में है ये तो डायाफाइसिस है। अब जो ब्लड कैपिलरीज होंगी वो जो किनारे वाले हिस्से हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जिसे एपिफिसिस कहते हैं, यहाँ पर भी ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो आ जाएंगी, इधर से भी और इधर से भी। और यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट को भी ट्रांसफ़र किया जाएगा और यहाँ पर भी हड्डी बनने का अमल जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो पहले डायाफिसिस में प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ जिसे प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर कहते हैं। बाद में जो एपिफिसिस थे वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज जो हैं उनको दाखिल किया गया और वहाँ पर भी मिनरलाइजेशन करके हड्डी बनाने का आगाज़ जो है वो कर दिया गया। इस हिस्से को हम कहते हैं सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, क्योंकि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो यहाँ पर भी बोन बन रही है, ये वहाँ पर भी बोन बन रही है। अगर यहाँ पर देखें तो ये जो हड्डी फिर के बिल्कुल किनारे के ऊपर इस तरह भी और इस तरह भी थोड़ा सा कार्टिलेज रखा जाता है जिसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज जो है ये जॉइंट बनाने के काम आएगा ताकि हड्डियों को मूव करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आमतौर पर जो जोड़ होते हैं जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं वहाँ पर कार्टिलेज रखा जाता है ताकि जो फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से जॉइंट जो हैं वो पेन ना करें। अगर ये कार्टिलेज घिस जाए या ख़त्म हो जाए या बने ना या रहे ना तो उससे आर्थराइटिस जो है उसके प्रॉब्लम जो हैं वो आ जाते हैं और शदीद पेन होता है। इसके अलावा जहाँ पर एपिफाइसिस और डायाफिसिस जो हैं वो मिलते हैं वहाँ पर एक कार्टिलेज की बारीक सी लेयर ब्लू कलर में यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, इसे एपिफिजियल कार्टिलेज कहते हैं। वो इधर भी मौजूद होती है और इधर भी मौजूद होती है, जो दोनों हिस्सों को अलग अलग रखती है। अब यहाँ पर जो बोन होती है वो सेंटर से स्पॉन्जी रखी जाती है और जो किनारे होते हैं वहाँ से उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। तो वो लेटर ऑन जब आप स्ट्रक्चर ऑफ बोन स्टडी करेंगे तो उसमें आपको इसके दरमियान डिफरेंस जो है वो पता चल जाएगा। तो ये देखें जो मैट्रिक्स है, अगर उसके सेंटर में अगर हम स्पॉन्जी बोन रखते हैं तो उसमें जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो बोन को डिज़ोल्व कर देते हैं जिससे छोटी कैविटी फिर कैविटी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती चली जाती है, फिर उनके अंदर बोन मैरो जो है वो डिपॉजिट किया जाता है। और ये कोई एक दिन दो दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कई सालों तक ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है जब तक इंसान एडल्ट नहीं हो जाता।
21 से 25 एज तक नहीं चला जाता, तब तक ये मैट्रिक्स बोन मैरो जो है वो डेवलप होता रहता है। इसमें स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन दोनों जो हैं वो फॉर्मेशन जो है वो होती रहती है। तो इस तरीके से एक कार्टिलेज को एक मुकम्मल बोन में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ज़ाहिर है बेबी में ये बोन शुरू में छोटी होंगी, जब बेबी पैदा हो जाता है तो फिर भी ये बोन जो हैं वो ऑसिफाई होती रहती हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता चला जाता है, उनकी लंबाई भी और उनकी मोटाई भी इंक्रीज़ होती चली जाती है और एक ख़ास हद तक ग्रोथ होने के बाद, ऑसिफिकेशन होने के बाद ये प्रोसेस ऑसिफिकेशन का जो है ये स्टॉप हो जाता है। ऑसिफिकेशन और कैल्सिफिकेशन मैंने पहले भी बताया है कि दोनों थोड़े से डिफरेंट प्रोसेस हैं। ऑसिफिकेशन में बोन्स को मिनरलाइज किया जाता है और उसको सॉलिडिफाई किया जाता है, जबकि कैल्सिफिकेशन में सिर्फ कैल्शियम जो है वो बोन्स में डिपॉजिट किया जाता है। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।